Rashtra and Visioning a Vision. Namaste. Contemporary discourse in India today is centered around the concept of Hindu Rashtra. However, the discourse is more of a loud conflict instead of a deeper comprehension. We will today have a more mature and a deeper engagement with the subject with our psychoanalysis consultant, Mr. Himanshu Vaidya. And this conversation will be Hindi as well as English, both the languages. Thank you. Namaste, sir. आप इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है और ये टर्म इवॉल्व कैसे हुआ? हिंदू राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि राष्ट्र विद एसेंस बीइंग हिंदू। तो जिस राष्ट्र का एसेंस हिंदू है वो हिंदू राष्ट्र है। और ये हमको नए सवाल पे ले जाता है कि एसेंस क्या होता है और जिसको हम हिंदू कहते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो हिंदू वर्ड है उसका जो एसेंस है वो है एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड अबाउट रियलिटी। और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि सेंटर में स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म है, उसके बाहर कल्चरल प्लुरलिज्म है और उससे बाहर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी वो सब है। इस तरह का जब हम एक लाइफ का और रियलिटी का विजन देखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि एक हिंदू विजन ऑफ लाइफ एंड रियलिटी है। तो ये जब सेंटर में आता है किसी भी वे ऑफ लाइफ के तो ब्रॉडली हम उसको एक हिंदू वे ऑफ लाइफ कहते हैं। और ये जब किसी नेशन के एसेंस में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, तो उस नेशन को फिर हम एक हिंदू नेशन कह सकते हैं। और यहां पे बात आती है सिंगुलरिज्म और प्लुरलिज्म की, कि हिंदुइज्म का जो कोर है वो है स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म। तो ये प्लुरलिज्म क्या है और सिंगुलरिज्म क्या है? तो सिंगुलरिज्म जो है उसकी ये विचारधारा होती है कि एक ही सच है, वो सच को मैं जानता हूं, वो सच मेरी किताब में है। जो भी इस सच को नहीं मानता, किसी और सच को मानता है, वो गलत रास्ते पे है और उसको मेरे रास्ते पे लाना मेरा फर्ज है। और अगर वो नहीं आता है तो मुझे किसी भी तरह उसको लाना है और नहीं मानता है तो मार देना है। ये सिंगुलरिज्म है। प्लुरलिज्म का मतलब ये होता है कि मैं एक सच में मानता हूं, जैसे मैं एक सच में मानता हूं कोई और भी अपने सच में मानता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मेरे सच में नहीं मानता है। तो वो अपने सच में खुश रहे, मैं मेरे सच में खुश रहता हूं और हम दोनों एक दूसरे को जियो और जीने दो के हिसाब से ट्रीट करें। ये है प्लुरलिज्म। अब प्रॉब्लम आता है यहां पे कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो एसेंशियली बेस्ड है सिंगुलरिज्म के ऊपर, और जो हिंदू सिविलाइजेशन है और इवन जो एंटायर ईस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं वो बेस्ड है प्लुरलिज्म के ऊपर। और वेस्टर्न थॉट के अगर सेंटर में आप जाओ कि उनके साइकोलॉजिकल यूनिवर्स के सेंटर में क्या है, तो उनके साइकोलॉजिकल यूनिवर्स के सेंटर में सिंगुलरिज्म है और हमारे साइकोलॉजिकल यूनिवर्स के सेंटर में प्लुरलिज्म है। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इसलिए अगर आप देखते हो तो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और वहां से निकलता है इस्लाम, और कंटेम्पररी फॉर्म्स में देखो तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म और एनवायरमेंटलिज्म, ये सारे सिंगुलरिज्म के फॉर्म्स हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो अगर हम हिंदुइज्म देखें ईस्ट में, कन्फ्यूशनिज्म देखें, ताओइज्म देखें, जैन देखें, दाओइज्म देखें, ये सारे के सारे प्लुरलिज्म के आर्टिकुलेशंस हैं। और इसी वजह से आप देखोगे कि जो परसिक्यूशन ज्यूज का क्रिश्चियनिटी में हुआ, क्रिश्चियन वर्ल्ड में हुआ, या जो नॉन मुस्लिम्स का इस्लामिक वर्ल्ड में हुआ, आपको ईस्ट में कभी इस तरह के परसिक्यूशन नहीं दिखाई देंगे हिस्ट्री में।
बिकॉज एसेंशियली जो ईस्ट है वो प्लूरलिज्म पे बेस्ड है और ये सिंगुलरिज्म पे बेस्ड है। अब हिंदुइज्म जो है वो एसेंशियली प्लूरलिज्म पे बेस्ड है, तो उसके कोर में स्पिरिचुअल प्लूरलिज्म है कि देयर आर मेनी स्कूल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड यू कैन फॉलो एनी ऑफ देम, so you are free to believe or not to believe, and if to believe any way you wish to believe। ये स्पिरिचुअल प्लूरलिज्म का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। तो जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो एक राष्ट्र है जो जिसके कोर में स्पिरिचुअल प्लूरलिज्म है, उसके बाहर के सर्कल में कल्चरल प्लूरलिज्म है और उसके बाहर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ a very different form of a nation than traditionally we know of nations in the modern sense, because जो अब्राहमिकल थिंकिंग है जो एसेंशियली सिंगुलरिज्म पे बेस्ड है वो कॉलोनियलिज्म की वजह से इतनी अंदर चली गई है कि हमको पता ही नहीं है आज कि कई चीजें जो हम सोचते हैं वो बेसिकली अब्राहमिज्म से प्रेरित है, सिंगुलरिज्म से प्रेरित है। और सिंगुलरिज्म जब कोई प्लूरल सोसाइटी में घुस जाता है तो धीरे धीरे वो सोसाइटी का टॉलरेंस खत्म हो जाता है। और ये आप देख सकते हो कई जगहों पे, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो श्रीलंका का, कि श्रीलंका के अंदर जो एक बुद्धिस्ट तमिल डिवाइड है उसके कोर में यही है कि जो सदियों से प्लूरलिज्म चल रहा था वो किसी वजह से एंड हुआ और अब्राहमिकल थिंकिंग अंदर आ गई और क्लैशेस शुरू हो गए, परसिक्यूशन शुरू हो गया। क्योंकि सिंगुलरिज्म का प्रॉब्लम ये है कि वो इनएविटेबली कॉन्फ्लिक्ट और क्रूसेड की तरफ ही ले जाएगा, दैट इज द लॉजिकल एंड। सिंगुलरिज्म की कोई भी थॉट हो वो अल्टीमेटली टोटलिटेरियन ही होगी। It's only a question of time before you reach that destination. But in the ultimate analysis, it's going to end up in a totalitarian thinking and in a conflict and crusade. And this is true not only of religions, this is as much true of a secular thing like communism. Communism भी एक totalitarian force ही है और वो भी सिंगुलरिज्म में से ही आ रहा है। तो उसमें तो यही होता है कि मैं नहीं या तू नहीं। तो जब ये एटीट्यूड आ जाता है, ये ओरिएंटेशन आ जाता है, तो फिर कन्फ्लिक्ट और क्रूसेड उसका नेचुरल आउटकम है, उसका लॉजिकल एंड है। सो हिंदू राष्ट्र जो है वो स्पिरिचुअल प्लूरलिज्म पे बेस्ड है और वो कंप्लीटली अलग है फ्रॉम दिस अब्राहमिकल सिंगुलरिज्म थिंकिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड फॉर लास्ट 5000 इयर्स। अब बात ये आती है कि ये शुरू कैसे हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे देखा जाए। तो हमारे यहाँ पे तो डिफॉल्ट कंडीशन ही ये थी। ईस्ट में अगर आप देखो तो प्लूरलिज्म और हिंदू राष्ट्र हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक डिफॉल्ट कंडीशन थी फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, टिल certain difficulties came up in our society and we had a distorted form of the Vedic culture where Buddha had to refute it, and then the first attempt so before that we can go that if we go pre-Buddha, the spread of Hindu Rashtra used to be around the concept of yagna, that you create a yagna and then people who are trained, educated and knowledgeable go out from that to spread the Vedic culture wherever they go. So this was the classical establishment and spread of the Hindu Rashtra pre-Buddha. Now as we come near the Buddha, right, around say around 7000 BC or 5000 BC around, the decline started, and by the time we reach the age of Buddha, a very distorted form of the Vedic culture exists and therefore Buddha rejects it. But in that rejection also it is still within pluralism. There is no singularism in Buddha's vision,
And that is true of all great thinkers in the Indian subcontinent. Nobody believes in singularism. And therefore, you will not find anybody who says that those who don't believe in what we say, you go and conquer them and kill them. This is completely unheard of in the subcontinent. This started only with the Mughals and the Britishers. Otherwise, before that, for thousands of years, the culture has existed, and this was completely unheard of. That if somebody does not believe in what you believe, you conquer them and kill them and convert them. So, even in Buddha, the rejection of Veda essentially is within the domain of pluralism. And then we see Shankaracharya re-establishing a pre-Buddhic Vedic form again. So you can look at the post-Buddha stabilization and strengthening of the Hindu Rashtra by Shankaracharya. Then we come to Shivaji, where the Hindu Rashtra idea takes a political form. Because till Shankaracharya, it was essentially a spiritual and cultural form. Because politically, it was never a challenge that anybody was using the state power to crush Hinduism, except for a few instances. Like, for example, Ashoka, he used state power on the side of the Buddha, or rather not on the side of Buddha, but let me say on the side of Buddhism, but it was never persecutory to the other side. It may be favoring one side, but not persecutory to the other side. Persecution was never heard of in the subcontinent. But those exceptions apart, the rule was that it never had to acquire a political dimension. लेकिन शिवा जो मुगलों का जो आगमन है उससे एक नई शुरुआत होती है कि the state power gets used to spread secularism over pluralism. And for the first time, pluralism faces the might of the state in the Indian subcontinent, and in a very brutal way. So in medieval history, you can see in Shivaji the idea of Hindu Rashtra taking a slightly political form. And this was then further made more concrete by V.D. Savarkar. So V.D. Savarkar ने जो मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो एक कंसेप्चुअल रीआर्टिकुलेशन किया, वो चीज का जो पहले से चली आ रही है in its more contemporary or nation state form के context में. So that became, one, it acquired a completely political form. Two, it acquired a political form जो nation state के concept में था, जो nation state के ढांचे में था, क्योंकि तब तक दुनिया nation state में बढ़ चुकी थी, क्योंकि किंगडम्स खत्म होते जा रहे थे और नेशंस धीरे धीरे इमर्ज हो रहे थे. तो जैसे ही वो हिस्टोरिकल टाइम आया कि किंगडम्स खत्म हो रहे हैं और नेशन स्टेट्स इमर्ज हो रहे हैं, तो उनकी जो थॉट प्रोसेस थी उनमें दोनों के फ्लेवर दिखाई देते हैं. जो उनकी युग चेतना थी, उनके समय का जो उनके ऊपर प्रभाव था कि द हिंदू राष्ट्र आर्टिकुलेशन became not only spiritual and cultural but also political, and in specific tuned to the nation state reality of his age. उसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो इसके ऊपर जो चर्चा मेन देखते हैं सब कॉन्टिनेंट पे, वो है हेडगेवार और गोलवालकर के अंदर, जिन्होंने आरएसएस को बनाया, जहां पे इसी बात पे, इसी दर्शन पे एक चर्चा होती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या नहीं, और कैसे बनाना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए. और वहां पे बात आती है कि हिंदू राष्ट्र को एक भौगोलिक टेरिटोरियल कंसेप्ट रखना है या कल्चरल कंसेप्ट रखना है. तो ये फिर डेवलपमेंट होता है थोड़ा उस चीज का, और हेडगेवार और गोलवालकर के अंदर ये क्लियर हो जाता है कि इट इज अ कल्चरल कंसेप्ट, कि अगर नेपाल दूसरा कंट्री भी है लेकिन वो हिंदू कल्चर को ही फॉलो करता है, it is still a part of the Hindu Rashtra, although politically we are different and both may be represented differently in the United Nations. So then it does not become a state concept or a kingdom concept, it becomes a cultural concept. So that becomes
the development over a period of time. Today we are at an interesting point कि ये सब historically देखने के बाद after independence all these thoughts were completely suppressed by the Congress and the elite in India which had a particular left liberal flavor. I mean, they are not liberal by any standards, but they call themselves with that label. What has happened is कि after the Ram Janmabhoomi struggle and the ascent of BJP to power, and after the explosion of social media, which allowed ordinary Hindus to bypass the censorship of the elite, जो कि मीडिया के gatekeepers बन के बैठे थे, to really put their views out for everyone, and that has created a different situation. जहां पे today we are at a stage where a large section of Hindu society wants India to become a Hindu Rashtra, but we don't know what are the details of that Hindu Rashtra. What is the vision for it? कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर उसकी अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन जाता है तो क्या यही कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा या नए की जरूरत पड़ेगी? अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो क्या प्रोविजंस होंगे? जो हमारा इकोनॉमी है वो ऐसे ही चलेगा जो अभी चल रहा है या उसमें कोई फर्क आएगा? जो हमारी सोशल पॉलिसीज है वो ऐसी चलेगी या नहीं होगी? So are we looking only at a constitutional transformation or are we looking at a full blown social transformation? And all of this has to be thought out in the context of geopolitics of the day. कि कितनी हद तक हम जा सकते हैं और अगर जाना है तो कैसे जाया जाए? तो ये जो आज है कि वी आर एट अ स्टेज जहां पे अगर आप रेफरेंडम कराओ तो मेजॉरिटी पीपल विल से वी वांट अ हिंदू राष्ट्र, बट अगर आप उनसे पूछो कि इसका मतलब क्या है, सो एवरीवन इज एट लॉस. सो वी आर एट अ स्टेज वेयर भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं, ये सवाल बाय एंड लार्ज आंसर्ड है. भले उसका कोई ऑफिशियल रेफरेंडम नहीं हुआ है पर सोसाइटी में हम देख सकते हैं कि इट्स आंसर्ड इन द एफर्मेटिव. अब नया सवाल ये है कि अगर ये इनएविटेबल है तो उसके स्पेसिफिक्स क्या है? और यहां पर अभी चर्चा शुरू होनी चाहिए कि अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं या बनने वाला है अपने आप, जो भी कहिए आप, तो उसका विजन क्या है? बिकॉज अदरवाइज देयर इज अ डेंजर that we might end up creating a Hindu version of Pakistan or Iran, and that is something not in interest of anybody, neither of Hindus nor of India nor of anybody in the region, because at the end of it we are a very powerful military power, nuclear power also, a very important economy in the world, and anything catastrophic happening to us, of course हमारे लिए तो वो catastrophic है ही, it is globally a catastrophe. So that is a very important element for Indian intellectuals to think out. कि how do you envision a vision for the Hindu राष्ट्र? और वो मेरे ख्याल से आज हम मैक्सिमम टाइम उसी पे डालेंगे कि इसका विजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास. हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट का कोर क्या है? कॉन्सेप्ट का कोर है स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म. वो आता कहां से है? वो आता इस तरह से है कि इंसान जब इस दुनिया में जीना शुरू करता है तो वो अपने बारे में और रियलिटी के बारे में सोचना शुरू करता है. वो सोच उसको कहीं पे ले जाती है. तो वो अलग अलग ग्रुप जो है दुनिया में, सब जगह पे, हर जगह पे लोग सोचते हैं खुद की लाइफ के बारे में और रियलिटी के बारे में. ये नेचुरल ह्यूमन स्वभाव है. और ये सोच हर ग्रुप को, हर इंसान को कोई एक नतीजे पे ले जाती है. वो नतीजा कुछ भी हो सकता है. कुछ लोगों को ये सोच सिंगुलरिज्म पे ले जाती है, कुछ लोगों को ये सोच प्लुरलिज्म पे ले जाती है, कुछ लोगों को ये सोच हेडोनिज्म पे ले जाती है, कुछ लोगों को ये सोच स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है.
तो ये कहीं भी ग्रुप को या इंडिविजुअल को ले जा सकती है। हमारे यहाँ पे ये हुआ है कि जितनी बार भी हमारे बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ने, साधुओं ने, फिलोसोफर्स ने, साधकों ने सोचा है, योगियों ने, तो उनको ये क्वेश्चंस एक ही तरफ ले गए हैं बार बार, और वो ये है कि स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ वन सेल्फ, सेल्फ नोइंग एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ये कोर गोल्स हैं लाइफ की, ह्यूमन लाइफ की। और बाकी का जो लाइफ है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन सेकेंडरी है इस गोल्स के सामने। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि हर आदमी इस गोल की परसूट के लिए तैयार नहीं है, ये भी बात सच है। तो इसीलिए एक सोसाइटी के लिए एक मॉडल है, और जो लोग इस एक्सप्लोरेशन में पूरा खो जाना चाहते हैं उनके लिए एक मॉडल है, और दोनों के बीच में एक सिनर्जी है। इस तरह से ये कल्चर पूरा बेस्ड है सस्टेनेबिलिटी के आधार पे। तो ये जो सोच है वो किस तरह के कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर को खड़ा करती है कि सेंटर में स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म है, उसके चारों तरफ कल्चरल प्लुरलिज्म है, कि अलग अलग कल्चरल फॉर्मेट्स आराम से रह सकते हैं। कोई मैरिज सिस्टम में रह सकता है, कोई फ्री सेक्स के सिस्टम में रह सकता है, कोई तांत्रिक सिस्टम में रह सकता है, कोई सेलिब्रेट सिस्टम में रह सकता है, लेकिन एक कल्चरल प्लुरलिज्म है जिसके कोर में स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म है, बाहर कल्चरल प्लुरलिज्म है। उसके बाहर जो है वो सेक्युलर लाइफ का जो एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, सोशियोलॉजी है, इसका एक स्ट्रक्चर है। और इस कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर की बेसिस पे ह्यूमन लाइफ का और ह्यूमन सोसाइटी का डिजाइन है। ये जो इस तरह की जो सोच है वो हमारे सेंटर में है। तो स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म सेंटर में, कल्चरल प्लुरलिज्म उसके ऊपर, और उसके ऊपर सेक्युलर लाइफ, और एक क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑफ द आउटर सेक्युलर लाइफ फ्रॉम द इनर सर्कल्स, कि इकोनॉमी पॉलिटिक्स के ऊपर कल्चर का कंट्रोल है, कल्चर के कोर में स्पिरिचुअल वैल्यूज है, उनका कल्चर पे कंट्रोल है। तो देयर इज अ कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आउटर। तो इस तरह का एक जो डिजाइन है लाइफ का और रियलिटी को देखने का, वो इस कंसेप्ट के सेंटर में है। प्रॉब्लम कहां आता है कि हजारों साल तक इस बेसिक स्ट्रक्चर को एक ब्रूटल और वायलेंट सिंगुलर फोर्स का कभी सामना ही नहीं करना पड़ा। इसीलिए कभी हमको प्रॉब्लम ही नहीं था कि अगर आप हमारे वॉर्स भी देखो तो पुराने जमाने में वॉर्स के भी रूल थे कि वॉर जो होगा वो रणभूमि में ही होगा, राइट। तो दोनों राज्य के सैनिक वहां जाएंगे, वहां लड़ेंगे, जो भी हार जीत हो, तो जो राज्य हार जाता है उनके घरों को उजाड़ना, वहां पे आग लगा देना, ये सब हमारे यहाँ कभी भी नहीं था। राजा मारा गया, नया राजा आ गया, सेनापति मारा गया, नया सेनापति आ गया, वो सब ठीक है, लेकिन जो आम सिविलियन है उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो ये जो पूरी सोच थी, पूरी एक रूल बेस्ड और ह्यूमैनिटी बेस्ड, वो पूरी सोच के अंदर ऐसा था कि पहले कभी हमको सामना ही नहीं करना पड़ा एक, क्या कहते हैं जिसको, बारबेरिक ब्रूटलिज्म जिसको हम कह सकते हैं। और वो आने के बाद there was no way we knew how to counter it for a very long time. So ये जो इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है जिसमें स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म सेंटर में है, वो हमारे पूरे कंसेप्चुअलाइजेशन के कोर में आता है। तभी भी आता था, पहले भी हिंदू राष्ट्र के कोर में वही था और आज भी वही है। हम हिंदू हॉलोकॉस्ट कहते हैं, क्या वो इस चर्चा का सेंटर है? जब हम रिज्यूविनेशन की बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं या हिंदू रेनेसां की बात करते हैं, आप किसी भी एंगल से इस चर्चा के अंदर जा सकते हैं कि आप रेनेसां का रूट भी ले सकते हैं, आप जस्टिस का रूट भी ले सकते हैं, आप रिज्यूविनेशन का रूट भी ले सकते हैं, और आप एक पॉलिटिकल हिंदू राष्ट्र का रूट भी ले सकते हैं। किसी भी रास्ते से आप इस चर्चा में जाएंगे आगे, तो उसमें जो
हिंदू होलोकॉस्ट है वो सेंटर में है। और ये हमारे हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनएक्सेप्टेड ट्रूथ है कि जैसे जूइश होलोकॉस्ट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इतने सारे जू लोगों के ऊपर बर्बरता की गई, तो उनको लेके पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है कि इट वाज अ genocide, it was a tragedy, and it was a genocide of a specific type, and therefore the word holocaust has to be used. तो वहां पे जो 20 साल तक हुआ या 10 साल तक वहां पे हुआ, हमारे यहाँ तो वही चीज 1000 साल से हो रही है। और 1000 साल से रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से हमारे जितने हिंदू लोग मरे हैं या टॉर्चर हुए हैं या जबरदस्ती कन्वर्ट हुए हैं या जिनकी प्रॉपर्टी ले ली गई है, जिनको परेशान किया गया है, वो तो जितने जू लोग परेशान हुए उससे 1000 गुना से भी ज्यादा है। क्योंकि वहां तो हम लोग मिलियंस में बात कर रहे हैं, यहां तो हम लोग अरबों में बात कर रहे हैं। अगर आप इनके खुद के भी राइटिंग्स देखो कि जो मुगल इन्वेडर्स आए थे उनके साथ कई बार उनके स्क्राइब्स आते थे जो लिखते थे कि भाई हमारे सुल्तान ने क्या क्या किया। तो अगर आप उनके स्क्राइब्स के वो पढ़ो तो उन्होंने तो उनके अंदर तो क्लियर दिखाई देता है कि हमने इतने मार दिए कि खून की नदियां बह गई, हमने तो 20,000 लोगों को यही मार दिया। जैसे स्क्राइब्स कहाँ अवेलेबल होते हैं? स्क्राइब्स कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में होते हैं कि जो उनके साथ जो स्क्राइब्स आते थे, जो उनका वो नामा लिखते थे कि भाई XYZ आदमी पे XYZ नामा, तो उसमें लिखते थे कि इसने कितने बड़े काम किए, राइट। तो वो लोग बहुत ही गर्व से कहते थे कि हमने कैसे हिंदुओं को मार दिया। In fact, they used to give a title, if you kill a Hindu, you are called a Ghazi or something of that sort, which was a very respectable title. Ke because you have killed a Hindu, you have become a superior human being in some sense. So they used to give this title to the killer of infidels, जो काफिरों को जो मारता है वो। तो वहां तो ह्यूमन इक्वालिटी की कोई बात ही नहीं है, काफिर सब ह्यूमन। तो काफिर को मारने पर तो एक रिस्पेक्टेबल टाइटल से नवाजा जाता है। सो ये जो सिचुएशन है वो you can easily see the historical records of the scribes who accompanied those people. There are many stories, जैसे राजस्थान के अंदर you can see many stories of the mass jawhars. You can see in Punjab, if you go to the Golden Temple, in the Golden Temple you can see all the stories of what the Mughal emperors did to the Sikh gurus. On the Golden Temple itself you can see all the stories there in the folklore even today. The same thing in the south, if you go to the temple, I recollect सदगुरु का एक वीडियो था, उसमें वो बात कर रहे थे कोई रंगनाथन या रंगास्वामी टेम्पल की, और वहां पे एक बहुत फेमस स्टोरी है कि देयर वाज अ गर्ल हु न्यू कि ये लोग जो जो मुगल जनरल्स आ रहे हैं वो लोग सारा सोना और जो देवता की मूर्ति है वो सबको लूट के ले जाने वाले हैं। तो जब तक कि वो उस मूर्ति को बचाने वाला पुजारी लेके भाग ना जाए वहां से, तब तक शी seduced that general and then allowed that person to run away, and then she went to the top of the temple along with that general, telling him कि वहां पे खजाना पड़ा हुआ है, वहां से उसको धक्का देके नीचे गिरा दिया, वो मर गया, उसके बाद उसे सुसाइड कर लिया। और उसी टेम्पल के आजू बाजू में 20,000 people were killed. So this is a sample of what happened, and we never know the true history. So this Hindu Holocaust needs to be documented and taught to everyone in this country and rest of the world, so everyone knows the crimes against humanity that have been committed on us, and our victimhood has not been accepted. So that sense of historical justice is not there. Now once we realize कि Hindu Holocaust एक fact है, it naturally gives rise to the question कि ये क्यों हुआ, कि हिंदू होलोकॉस्ट क्यों हुआ, इतने लंबे समय तक क्यों चला और हम उसको क्यों रोक नहीं पाए।
So that gets us into self-analysis. There is no point in blaming anyone outside. The point is you have to analyze and blame yourself. One of my teachers used to tell me, when you do self-analysis, be merciless. So वही यहाँ पे हमको करना है, और वहां पे मैं दो शब्दों का प्रयोग करता हूं, पाप समय और प्रलय काल। तो प्रलय काल क्या है कि सोसाइटी की हिस्टोरिकल एज में, हर सोसाइटी में कुछ कुछ समय के बाद एक प्रलय काल आता है, और हिंदू होलोकॉस्ट जो है वो हमारा प्रलय काल है। और प्रलय काल कब आता है? पाप समय के बाद, कि जब सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इविल्स होते हैं, तो सोसाइटी अंदर से वीक हो जाती है, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती है, और फिर प्रलय काल शुरू होता है। तो जो सफरिंग आता है वो हमारी वीकनेस की वजह से आता है। तो हमारी जो वीकनेस है वो है एनालिसिस में, कि इसके एनालिसिस से बाहर आती है कि हिंदू होलोकॉस्ट क्यों हुआ, इतने लंबे समय तक क्यों चला, और हम क्यों रोक नहीं पाए। और वहां से हमको लेसन्स मिलते हैं कि फ्यूचर के लिए क्या किया जाए, ताकि फिर से ये हिंदू होलोकॉस्ट ना हो, फिर से प्रलय काल ना आए। तो उसका एक ही है कि जो पाप समय था, कि हमारी जो डिसयूनिटी थी, हमारी जो फियरफुलनेस, कवर्डाइज था, सेल्फिशनेस थी, लैक ऑफ सेंस ऑफ हिस्ट्री था, मिलिट्री कल्चर का पूरा अभाव था, जो आज भी है। वी स्टिल डोंट हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, वी स्टिल डोंट हैव अ सेंस ऑफ मिलिट्री स्टडीज एंड पर्सपेक्टिव, जो कंपल्सरी होना चाहिए हर लड़के के अंदर एजुकेशन में। वो मिलिट्री ट्रेनिंग आज भी नहीं है। So we have absolutely no idea of how borders are secured or countries are captured. We have absolutely no idea of the sense of history of how nation states get redrawn every 50-75 years. So ये जो एक एब्सेंस है, वो इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। तो हिंदू होलोकॉस्ट के अंदर क्या होगा कि द मोमेंट you accept Hindu Holocaust, it will lead to natural questioning of our own weaknesses and therefore corrective actions in the society. Third, it also tells us कि हिस्ट्री में कुछ भी स्टैटिक नहीं होता है, either you expand or you contract. So either the empire expands or the empire collapses. This is nothing like a stable empire. Once you realize this brutal fact of history, you don't condemn expansionism. So either you expand or you prepare yourself to fight the expansionism of somebody else. You don't act like an ostrich and put your head in the sand and deny the brutal fact of history. It is nothing like a stable boundary. We have to see the boundary of our country always fluctuating, always shaking. It's either we are pushing it out or somebody is pushing it in. Just a question of a few decades before that push or the expansion takes its effect. So this is a very important element कि हिंदू होलोकॉस्ट आने के बाद में बहुत सारी चीजें होगी। नंबर वन, we will get justice in the world. The world will know the crimes against humanity committed upon us. Second, the true color of the Mughal barbarians will come out. We are fed completely cosmeticized history. Third, we will analyze our own weaknesses, the Paap Samay and the Pralay Kal. Fourth, we will get into a mode of developing the sense of history and becoming more militarized. Minimum we can do is to make military service compulsory for everyone. And fifth, it will allow us to be historically active, because Hinduism का एक प्रॉब्लम ये है कि it is ahistorical. जबकि if you look at Judaism, Islam and Christianity, they are very historical religions. They participate in history. They participate in politics. They participate in the economics. So they are very much in the center of history. Lekin if you look at Eastern religions, they are completely localized on the spiritual quest.
So they are very ahistorical in one sense. So we have to bring the sense of history into that kind of perspective which we have for thousands of years, because we know it does not work. Being ahistorical does not work, and we have learned it at a great cost. So this is also the fifth point that will come out of once we accept and put into center of our discourse Hindu Holocaust. And my personal feeling is कि अगले 5 साल तक और कुछ करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदू होलोकॉस्ट के आजू बाजू ही डिस्कशन करना चाहिए। और ये जब पूरा डिस्कशन एग्जॉस्टिव हो जाए और सैचुरेट हो जाए पूरी सोसाइटी इस डिस्कशन से, तभी उसके एजेंडा से बाहर आना चाहिए कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो मेरे हिसाब से ये बात सही है कि हिंदू होलोकॉस्ट जो है वो रेनेसां के एंगल से और हिंदू राष्ट्र के क्रिएशन के एंगल से या जस्टिस के एंगल से या ट्रू हिस्ट्री के एंगल से या प्रिपेयर्डनेस ऑफ सोसाइटी के एंगल से, किसी भी एंगल से देखो, ये एक सेंटर ऑफ डिस्कोर्स है जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने समझा नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। वो लोग क्या कर रहे हैं, बिना इसको सेंटर में लाए डिस्कोर्स के, इसके सेंटर में आने के बाद के जो स्टेप्स हैं वो डायरेक्टली वहां जाना चाहते हैं। वो स्किप कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप को, कि जब तक आप हिंदू होलोकॉस्ट का डिस्कोर्स सोसाइटी के सेंटर में लाके 3-4 साल तक नहीं करते, तब तक इसके बाद का जो स्टेज है, इसमें से लेसन्स ड्रॉ करके कैसे हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएं, वो इन्फॉर्म तरीके से सोसाइटी नहीं मूव कर सकती है। अभी तो आप क्या कर रहे हो कि इग्नोरेंस सोसाइटी को यू आर ट्राइंग टू हेराल्ड इट इनटू अ न्यू पैराडाइम, and the society is completely at loss what is happening. Except for a hazy vision, hazy idea, they don't have any idea about why it is so necessary that this journey should take place. हिंदू राष्ट्र एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है या एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है? जिस तरह की सोच है जो मोस्ट ऑफ जो थिंकर्स रह चुके हैं पिछले सेंचुरी में, उनके हिसाब से ये एक कल्चरल कंसेप्ट है। मतलब व्हाट दे से इज कि जैसे अंग्रेज जाने से पहले लेटस से कि भारत के अंदर 550 राजा थे जिनके छोटे छोटे किंगडम थे, और इट वुड बी लाइक कि गुजरात में अगर बात करो तो बड़ौदा का अलग किंगडम था, अहमदाबाद का अलग किंगडम था। अगर यूनिटी नहीं हुई होती तो अहमदाबाद से बड़ौदा जाने के लिए भी कस्टम क्लियरेंस लेना पड़ता, वीजा लेना पड़ता। तो इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन 525 किंगडम होने के बावजूद कल्चर एक ही था। So what they say is कि we have always been a Hindu nation, although there were many kingdoms. तो सभी लोग एक ही तरह के फेस्टिवल महाशिवरात्रि को मनाते थे, होली दिवाली मनाते थे, सभी लोग योग के पर्टिकुलर स्कूल्स को फॉलो करते थे, सभी लोग चार धाम में जाते थे। तो कल्चर सबका सेम था, लेकिन पॉलिटिकली डिवाइडेड थे अलग अलग किंगडम्स में। So the idea there is that it is a cultural concept and we were always a Hindu Rashtra. And therefore now the point is, if you take this idea forward, then what it leads to is this. You can think about Nepal, where even though the kingdom is different, the government is different, the state is different, essentially still it is a Hindu culture. And therefore, it is also a part of the Hindu Rashtra, not the Hindu state. So territorially, we are two different countries, but culturally, we have one culture. So then the difference there comes in the terms of Rajya and Rashtra. Rajya alag alag hai, Rashtra ek hai. Because Rashtra is based, according to this thinking, on the cultural concept.
Whereas राज्य इज बेस्ड ऑन टेरिटोरियल कंसेप्ट, कि आपकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहां पे गार्ड करती है उसके बाद दूसरा कंट्री है, वहां तक आपका राज्य है। लेकिन कल्चर अगर उस तरफ भी वही है तो राष्ट्र तो फिर भी एक ही है। तो राष्ट्र एक्सटेंड करता है, राज्य एक्सटेंड नहीं करता है। राज्य तो रुक जाता है, जहां पे आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वहां पे राज्य रुक जाता है, लेकिन कल्चर एक्सटेंड करता है। अब इसी चीज को अगर आप इसमें देखो कि हिंदू कल्चर का मतलब क्या है, और आप इसमें डेफिनेशन में जाओगे हु इज अ हिंदू, तो उसमें फिर एक नई बात आती है कि जैसे किसी ने इसको एक आरएसएस के चीफ को पूछा था, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनको किसी ने पूछा कि हु इज अ हिंदू, तो उन्होंने आंसर दिया कि those who are born to Hindu parents are Hindu, those who consciously subscribe to Hinduism are Hindu, और जिनको मैं कहता हूं कि वो हिंदू है वो भी हिंदू है। तो पहली तो बात तो सबको समझ में आती है कि चलो ठीक है, पर तीसरी बात क्या हुई कि मैं जिसको कहता हूं हिंदू है वो हिंदू है। उसका मतलब ये है कि जो भी स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म को प्रैक्टिस करता है वो हिंदू है। बिकॉज हिंदुइज्म में ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप इस तरीके से वर्शिप करोगे तो ही आप हिंदू हो, या आप इस बुक को मानोगे तो ही हिंदू हो, या आप इस फेस्टिवल को मनाओगे तो ही हिंदू, ऐसा तो कुछ है नहीं। सो देयर इज नो वन गॉड, देयर इज नो वन बुक, देयर इज नो वन प्रॉफिट, देयर इज नो वन पर्टिकुलर कस्टम यू हैव टू फॉलो। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हिंदुइज्म में है क्या जो कोर है उसका? तो कोर में आता है ये स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म। तो जैसे अगर आप इस कंसेप्ट को आगे लगाते हो तो श्रीलंका है, भूटान है, ये जो कंट्रीज हैं, अगर इनके लोग भी स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म में विश्वास करते हैं और ये कहते हैं कि चलो ठीक है हमारा रास्ता भी सही, तुम्हारा रास्ता भी सही, और उनका स्टेट दूसरों के सामने अगर कुछ परसिक्यूशन नहीं करता है, सो इवन दोस कंट्रीज कैन बी ट्रीटेड एज एक्सटेंशंस ऑफ हिंदू राष्ट्र। और वही आप अगर वेस्ट में लेके जाओ तो वेस्टर्न कंट्रीज भी बाय एंड लार्ज इसी पोजीशन पे है आज। सो मेनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज actually are very near to the concept of Hindu Rashtra today because they are in the post Christian age, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग जो हैं वो चर्च नहीं जा रहे अभी, एंड दे आर अरिलीजियस। वो खाली ऑफिशियली क्रिश्चियन है बिकॉज दे वर बोर्न टू क्रिश्चियन पेरेंट्स। So except for a few religious ceremonies and getting married and burial rites and birth rites, everyday life में वहां पे क्रिश्चियन जो कैनन्स है वो ऑपरेट कर ही नहीं रहे हैं। So they are already in what they themselves call as post Christian age। और अगर आप उनको हमारे एंगल से देखो, so they are in the age of spiritual pluralism। So they may not know the word Hindu, but they are practicing Hindus in one sense। So ये जो कंसेप्ट है वो कल्चरल कंसेप्ट है, और इसी वजह से इसकी ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी आज के युग में बहुत ज्यादा है, बिकॉज मोस्ट एजुकेटेड पीपल टुडे रियलाइज कि स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है वर्ल्ड में किसी के पास। बाकी सारे जो सिंगुलरिज्म का जो अप्रोच है उसका तो लॉजिकल एंड ही है कन्फ्लिक्ट और क्रूसेड। हमारे पास कोई क्लियर विजन है कि हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? इसके ऊपर दो चीजें की जा सकती है, एक हमको धरोहर में कैसा विजन मिला है, और दूसरा मेरा पर्सनल विजन क्या है, दो अलग बातें। तो अगर आप ऐतिहासिक धरोहर की बात करते हैं तो उसमें इसका विजन कई लोगों ने किया है, जिन्होंने कई लोगों ने इसको हिंदू राष्ट्र नाम नहीं दिया, पर उन्होंने इसी के बिना नाम यूज किए इसी का एक इलाबोरेशन करने की कोशिश की। मिलता है
एक गांधी का इलाबोरेशन, जिन्होंने राम राज्य के नाम पे एक इलाबोरेशन किया, जो बाद में कुछ लोगों ने एज अ मॉडल एडॉप्ट करने की कोशिश की हिंदू राष्ट्र के एनविजनिंग में, लेकिन वो बैठ नहीं पाया क्योंकि वहां पे स्टेट पावर का जो यूज है वो हिंदुइज्म के लिए नहीं था, और वहां पे नॉन वायलेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, जबकि जो क्लासिकल हिंदू थॉट है हमारा, हमको ऐसे कोई वायलेंस से कोई परहेज नहीं है। ये तो हमको एक रिसेंट चूरण खिला दिया गया है कि हमारे पूरे ट्रेडिशन में नॉन वायलेंस ही नॉन वायलेंस है। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम अपने अवतारों को देखें तो ज्यादातर अवतारों ने वायलेंस किया हुआ है। तो हम लोग ऐसा कभी नहीं मानते कि वायलेंस पर से बुरा है। हम ऐसा मानते हैं कि वायलेंस सही जगह होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, बर्बरता से नहीं होना चाहिए। पर जो गलत है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वायलेंस तो बिल्कुल जरूरी है। और यही बात उठी थी गांधी और श्री अरविंदो के संवाद में कि गांधी अरविंदो को मिलना चाहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और श्री अरविंदो ने उनको मिलने से पहले पूछा था कि आपका क्या कहना है हिटलर के बारे में कि आप उनका प्रतिकार नॉन वायलेंस से कैसे करोगे। तो गांधी ने गोल गोल जवाब देकर उस बात को छोड़ दिया, उसे मिलने भी नहीं गए। और यही बात होती है उनके, आप उनका हिंद स्वराज पढ़ो जहां पे वो कहते हैं कि आपके घर में अगर चोर आता है और आप उसको पकड़ लेते हो तो आप उसके साथ क्या करोगे। स्वाभाविक है कि आप हिंसा ही करोगे। आपके घर में चोरी करने जो आया आप उसकी आरती तो नहीं उतारोगे। वो कहते हैं कि आप ऐसा मानो कि आपके पिताजी अगर हो और मजबूरी में चोरी करनी पड़े उनको आपके घर में, वैसा ही आप उस चोर को समझो। अब ये तो एकदम बचकाना और हास्यास्पद बात है कि किसी भी तरह से मैच्योर इमेच्योर प्रैक्टिकल इनप्रैक्टिकल एग्जांपल देख के अपने प्रिंसिपल को प्रूव करने का ट्राई करो। तो ये तो पूरी एक प्रॉब्लम वहां पे एक हुई थी कि जो वायलेंस का यूज है वो गांधी के विजन में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। नई टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज उनका जो विजन है वो पूरा रूरल बेस्ड है, नॉन वायलेंस पे आधारित है, पॉलिटिकल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है उसका। जो टेक्नो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है पूरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और हिंदू होलोकॉस्ट को पूरी तरह से भूल जाना और बिना माफी मांगे सबको माफ कर देना, ये इस तरह की जो एक इम्प्रैक्टिकल आइडियलिज्म की जो बातें थी वो उस इलाबोरेशन में थी। इसीलिए उनकी जो राम राज्य की जो आइडिया थी उसको कुछ लोगों ने एक हिंदू राष्ट्र के विजन के अंदर लेने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाया, वो फिट नहीं हो पाया वहां पे। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। कि कुछ थिंकर्स अभी भी ऐसे हैं, आज भी है, जो ये सोचते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वही हिंदू नेस का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। और वहां भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो हमको विजन मिला है हिंदू राष्ट्र का कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर दो, बाय एंड लार्ज उसको ऐसा ही रखो और उसी को हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन बना दो। उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदू होलोकॉस्ट है और जो हिंदू आइडिया है ऑन इकोनॉमिक्स, ऑन इकोलॉजी, ऑन एजुकेशन, ऑन वे ऑफ लाइफ, वो कहीं भी नहीं है। वहां प्रॉब्लम ये है कि व्हाट दे आर सेइंग इज कि आपने जो एक वेस्टर्न मॉडर्निटी का जो अप्रोच एडॉप्ट किया है उसी के अंदर थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस कर दो और उसको मार्केट कर दो एज अ हिंदू वे ऑफ लाइफ। तो उसमें जो मॉडर्निटी का कोलैप्स है इसका फैक्टरिंग इन नहीं है। और ट्रेजिक बात यह है कि वी आर डूइंग दिस व्हेन द कोलैप्स ऑफ मॉडर्निटी इज एक्चुअली कॉन्स्पिक्यूअस, फ्लोरिड,
and in its last stages. Any intellectual worth his salt can see the collapse of modernity today. तो वो उसका प्रॉब्लम है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच का कि एक तो वो आधा अधूरा है, वो हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस है उसको अंडू करने का या रिवर्स करने की कोई बात ही नहीं कर रहा है कि अगर हिंदू होलोकॉस्ट पास्ट में हुआ है तो उसको अंडू करने के लिए स्टेट पावर को क्यों यूज न किया जाए, स्टेट रिसोर्सेज को क्यों यूज न किया जाए। और उसके बाद इसका प्रॉब्लम ये आता है कि उसकी जो इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पूरी सेक्युलर लाइफ की जो सोच है वो तो वही है जो यूरोपियन एनलाइटनमेंट से इंपोर्ट की गई है। तो इसमें जो आइडियोलॉजिकल इनएडिक्वेसी है, नॉन ओरिजिनलिटी है, वहां पे वो विजन फंस जाता है। लेकिन इजीएस्ट वो विजन है इंप्लीमेंट करने में, बिकॉज थोड़े बहुत चेंजेस करके यू फील हैप्पी कि हमको जो करना था हमने कर लिया, द बेस्ट पॉसिबल हैज अराइव्ड, but you will soon realize with that thing that the best solution is not even half a solution. Then we have uh, a kind of vision which is given or accepted more by people who come from an RSS background, and they talk about Akhand Bharat, which is reuniting the pre-partition India, along with certain parts like Afghanistan and certain more, which traditionally were called Hindu Rashtra. And the idea there was the land mass which is covered by the Himalayan ranges on the north, the entire Himalayan range in the north, and the Indian Ocean in the south. इसके बीच का जो पूरा लैंड मास है, that is the cultural Hindu Rashtra, and therefore we have to expand it to that places. That's a third vision. And the fourth vision is that we start originally on a blank canvas and we take the cultural definition and we see how far it can go in today's world, and it might create in a non what they call एक वर्ड है कि मुझे याद नहीं आ रहा है वर्ड, anyway let me express it differently. It might end up in a situation where you see कि जहां जहां भी इस वक्त स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म प्रैक्टिस में है उन सबको आप एक कंसेप्चुअल आर्केड में इकट्ठा करो, आप उसका नाम धर्म संघ दो, आप उसका नाम प्लुरलिज्म यूनियन दो, आप उसका नाम फ्रीडम ग्रुप दो, ग्लोबल फ्रीडम ग्रुप दो, कुछ भी नाम दो, but wherever these things are in practice you put them together and from there you start moving slowly towards the border areas in your own subcontinent. So these are the various things we get from the historical tradition that we have, where people have articulated it in different ways. So we have writings, if anybody is interested he can go to the writings of Savarkar, then we have Golwalkar, then we have Pandit Deendayal Upadhyay, then we have Sri Aurobindo, right? And you can also see the recent writers who are trying to sort of create some coherent theory but not yet there. How do you envision the vision of Hindu Rashtra? I think we'll have to first look at conceptually what it is. Then there needs to be a lot of discourse about it. So the first thing is to have a social discourse on spiritual democracy, right, where we are clear about what it means and we are clear about what has been our cultural position for thousands of years, how our ancestors have lived, and what has been the flavor of culture and spirituality in this subcontinent for thousands of years. Second, which is even more important, is cultural democracy, because this is a point very important in envisioning the Hindu Rashtra कि उसका कल्चर कैसे होगा,
right? Will it be based completely only on the marriage system? Will it be based on a free for all? Will it allow homosexuality? Will it force people into becoming sadhus? Will it force people in a particular way of life? Will our clothes and our food be dictated by the state? Right? So all those questions of culture are open. And one of the fears that many young people have today is this, that they fear that we might be entering into a vigilante state once we enter into Hindu Rashtra. And therefore, cultural democracy is very important to be discussed out before we enter into that situation. That you can have multiple cultures, you can have few people living, you can have 60% people in the marriage system, another 20% who are living all alone, either in a celibate mode or in a free sex mode, some people living in their own homosexual components, and all of this should have a right to coexist. And once you define cultural democracy as a central part of the Hindu Rashtra, I think it will settle anxieties about many people who fear a kind of Hindu Talibanization, which is not going to happen anyway, but this is the fear. And this is the fear that opponents of Hindu Rashtra are marketing. That a movement towards Hindu Rashtra is a movement towards a sort of a Hindu Talibanization, right? Which actually is never the truth. But the point is, spiritual democracy, cultural democracy have to be put into the center of discourse for some time, allow it to settle in and sink into the society. So we are clear what we are entering into. The third element is of social capitalism, which brings some sort of conscience of society and control of society on this unbridled capitalism that we see today. Because capitalism is today like a car without clutch and brakes. Nobody knows where it's going to end. And without clutch and brakes, it's with क्लच और ब्रेक के बिना ये गाड़ी जो है वो चौथी गियर में आगे जा रही है, और किसी को पता नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी कितना है इस मॉडल का, और पूरे वर्ल्ड में इसके मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं. ऐसे कोई कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं है कि ये सस्टेनेबल प्रोग्रेस की तरफ ही ले जाता है. सो एक सोशल कैपिटलिज्म जहां पे सोसाइटी का फार मोर कंट्रोल हो इंडस्ट्री के ऊपर, और जो ओनरशिप है उसमें एक सोशल एलिमेंट आए. इस तरह का सिचुएशन ना हो कि 1% ऑफ पीपल ओन 90% ऑफ वेल्थ, जो सिचुएशन आज मोस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री में आ गया है, बिकॉज वो एक रेसिपी है सोशल डिजास्टर के लिए. क्योंकि अगर ये सिचुएशन आता है तो सोसाइटी के अंदर क्राइम को रोका ही नहीं जा सकता, because the rest of the society has actually ganged up against this 1%. And this 1% then will have no choice but to divide and rule and brutal repression. So ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें एक जो टेमिंग ऑफ कैपिटलिज्म है विद सोशल कॉन्शियस, ये एक एलिमेंट है. चौथा है होलिस्टिक हेल्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग. कि एलोपैथी के जो होल्ड है उससे निकल के यू गो इनटू होलिस्टिक हेल्थ इन अ प्रिवेंटिव वे. पांचवा है ट्रू डेमोक्रेसी, कि अभी जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में वो सभी जगह पे एक शैम डेमोक्रेसी है, और वो टॉप 2% के जो लोग हैं वही उसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं मीडिया के थ्रू. सो मैं उसको कहता हूं 2% की डेमोक्रेसी. तो ये जो 2% की डेमोक्रेसी है उसमें से अगर निकलना है, अगर हम नहीं चाहते कि इस डेमोक्रेसी का ही गुड बाय हो जाए, तो अगर डेमोक्रेसी का गुड बाय नहीं करना है तो इस 2% की डेमोक्रेसी से निकलना पड़ेगा. और उसके लिए we'll have to get into some true democracy format. Then we have sustainability. कि one of the things which has not got factored into thinking in the last century is sustainability. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ले लो,
वहां के इंडिविजुअलिज्म को ले लो, तो वहां पे इंडिविजुअलिज्म का जो ट्रायम्फ है, जो जीत है कलेक्टिविज्म के ऊपर, अगर आप सोशल एंगल से देखो तो 60-70s के आजू बाजू हुआ है, जहां पे कि people stepped out of the marriage system, they started living alone, multiple relation, all sorts of things, and it was a bold young experiment. I am very fond of an experiment. वो वेस्टर्न सोसाइटीज ही कर सकती है, दूसरी कोई सोसाइटी नहीं कर सकती। सो इट वाज अ वेरी बोल्ड यंग एक्सपेरिमेंट, जो हजारों साल की हिस्ट्री में पहली बार शायद इतने अच्छे से हुआ। डिफिकल्टी इज कि आफ्टर 40-50 इयर्स ऑफ इट वी फाइंड कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, और ओल्ड लोगों को देखने के लिए और उनके पेंशन को देने के लिए यंग लोग ही नहीं है काम करने के लिए। अब अगर यंग लोग ही नहीं है सोसाइटी में, तो ओल्ड आदमी की पेंशन कहां से आएगी, बीमार ओल्ड आदमी को देखेगा कौन, और उस कम्युनिटी की रक्षा कौन करेगा? ओल्ड आदमी तो नहीं कर सकता है। तो ये हमको पता चला है कि इंडिविजुअलिज्म जो है वो बहुत वेरी सून इट लीड्स टू नो चिल्ड्रन सिचुएशन, कि कौन ये झंझट करेगा बच्चे का, एक बार पैदा कर दो 25 साल का टेंशन। तो अगर सोशल प्रेशर नहीं है और इंडिविजुअल को खुला छोड़ दिया, तो वो बच्चे बड़े ही नहीं करेगा, तो वो एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन की तरफ जाएगा कि वेरी सून society will have only old men and the young will not be enough to give the pension, to take care or to defend. तो एक अनसस्टेनेबिलिटी बिल्ट इन है उस मॉडल में। अब ये हमको पिछले 40 साल के एक्सपेरिमेंट से पता चला है। तो दैट गिव्स अस एन आइडिया कि व्हाटएवर कल्चरल मॉडल वी अडॉप्ट, द कोर एलिमेंट इज सस्टेनेबिलिटी। Now, once we factor in sustainability into cultural modeling, economic modeling, environmental modeling becomes quite stable. It may not give the highest returns. We may not have the choice of maximization. We might have to settle for less in optimization, but sustainable. And then last I would say is a global Hindu cultural outreach. I would prefer creation of a global freedom group to do this. तो ये एक एलिमेंट्स हैं, कंसेप्चुअल एलिमेंट्स हैं हिंदू राष्ट्र के, और इनको एलाबरेट करने की जरूरत है। और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या एक्शन पॉइंट्स हैं वो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं, बट कंसेप्चुअली एलाबोरेशन के लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको इकट्ठा करके एक विजन बनाया जा सकता है। कि अगर आप ये 7 पिलर्स देखो, तो 7 पिलर्स के ऊपर एक कोहेरेंट एग्रीगेटिंग एडिफिस हिंदू राष्ट्र का कंसेप्चुअली खड़ा हो सकता है। आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आपकी विजन को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर जो मैं कह रहा हूं इंप्लीमेंट किया जाए, या मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं, पर कोई भी आदमी का कोई भी विजन इंप्लीमेंट किया जाए इस चीज को लेके, तो उसके इंटरनेशनल रेपरकशंस क्या होंगे? क्या हम पर तुरंत अमेरिका के सैंक्शंस लगेंगे? क्या ओआईसी वाले हमारा बाइकआउट कर देंगे? क्या अरब कंट्रीज ऑयल देना बंद कर देंगे? क्या सारे ओआईसी कंट्री एक होकर हमला कर देंगे? इस तरह के सारे जो एक मिलिट्री गेमिंग जिसे कहते हैं, वो एक वॉर गेमिंग या एक पॉलिटिकल गेमिंग की जरूरत है। कि अगर हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ते हैं तो जियोपॉलिटिकली क्या होगा, और उस रिपरकशंस को कम से कम करने के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ताकि रिपरकशन सबसे कम हो। और आइडियल तो ये है कि रिपरकशंस हो ही नहीं। तो उसके कुछ तरीके हैं, और उसका एक तरीका है कि एक सिंगुलरिज्म वर्सेस प्लुरलिज्म, इसकी एक ग्लोबल डिबेट की जाए, जिसको हमारा ही
रॉ है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, चाहे ओवर फंड से करे या कोवर्ट फंड से करे, पर करे, और इसको हर प्लेटफॉर्म पे की जाए, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसिस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर, बॉलीवुड में और हॉलीवुड में, लिटरेरी डायलॉग्स में, सब जगह की जाए। बिकॉज अगर प्लुरलिज्म एस्टैब्लिश कर दिया जाता है एज द राइट वैल्यू, और फिर हम कहते हैं कि हिंदुइज्म इज स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि हम तो वही कर रहे हैं जहां दुनिया को जाना है। लेकिन ये एस्टैब्लिश किए बिना अगर हम जाते हैं तो एक अलग प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। इट इज नंबर 1। नंबर 2 इज द होलोकॉस्ट, कि अगर हम होलोकॉस्ट को एस्टैब्लिश कर पाते हैं और प्लुरलिज्म को एस्टैब्लिश कर पाते हैं, तो हमारे एक्शंस को एक सीकिंग ऑफ जस्टिस की तरह देखा जाएगा, जो कि सच है। वो देखे या ना देखे, सच तो वही है। तो वो सेकंड बात है। और थर्ड है कि एक जो प्री अब्राह्मनिकल पास्ट है उसको हाईलाइट करने की जरूरत है, उस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। और वहां पे हमें कुछ स्ट्रेंज एलाइज मिलते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल इसमें देना चाहूंगा। एक है सऊदी अरेबिया के किंग, जो कई बार अभी कहते हैं कि उनके कुछ ट्रेडिशंस और कल्चर, कुछ ट्रेडिशंस जो हैं वो प्री इस्लामिक है। इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम दो ट्रेडिशंस वर देयर इन अरेबिया। वैसे ही आप ईरान के अंदर देखिए, तो ईरान के जो इंटेलेक्चुअल्स यूएसए और कनाडा में हैं, उनमें कई लोग जो हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं खुद के देश की और कुछ करना चाहते हैं ईरान के लिए, वो जो प्री इस्लामिक ईरान है, जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म पे बेस्ड है, जो इन टर्न हिंदुइज्म पे बेस्ड है, तो वो उस चीज को सही मानते हैं कि एक प्री इस्लामिक ईरान वाज अ बेटर वर्जन ऑफ ईरान। तो अभी वो लोग जब ईरान के नए रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि वी हैव टू गो टू द प्री इस्लामिक स्टेज। और वैसे ही यू कैन लुक एट एनी कंट्री वेयर अब्राह्मनिकल थिंकिंग इज इन वोग, और वहां पे इफ यू गो इनटू अ प्री अब्राह्मनिकल असेसमेंट, exploration of the pre-Abrahmanical past of that country. That is the third point which is very necessary. And once we do these 3, and the fourth point is exporting the richness of the Hindu culture to the world. कि आप एक वेदा इंस्टीट्यूट खड़ा करो, जैसे चाइना ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खड़ा किया है, और थ्रू दैट इन एवरी कंट्री यू होल्ड प्रोग्राम्स ऑफ योगा, क्लासिकल म्यूजिक, नॉर्मल हिंदू म्यूजिक, dance, literature, all that Sanskrit has to offer, Ayurveda, holistic health, and so on. And once you do these 4-5 things and then you proceed, I think it's a much better way of geopolitically managing this situation than to rush into it with loud voice and a saber rattling and forcing it down the throat of the world without any background creation. सो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम 4-5 चीजें करके प्रोसीड करते हैं, इट्स अ मच बेटर वे ऑफ प्रोसीडिंग टू जियोपॉलिटिकली मैनेज दिस हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। ये विजन आपने बताया है, क्या ये ग्लोबली स्केलेबल है? वेरी मच सो। नॉट ओनली स्केलेबल है, क्विकली स्केलेबल है। बिकॉज कई जगहों पे तो जो हम कह रहे हैं वो ऑलरेडी है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ लेबलिंग इट एज सच। The Western civilization today is the post-Christian state, और वो जो प्लुरलिज्म के अंदर है, वही प्लुरलिज्म की तो हम बात कर रहे हैं। So they, many of the people in the West are actually better practicing Hindus than those who officially call themselves Hindus. So when the Western civilization is in that state and they are looking forward to some form of spirituality or religion which can assist them in 2 central questions that all human beings have: self-knowing and self-transformation. कोई भी टाइम हो, self-knowing और self-transformation तो कभी भी वो एक irrelevant क्वेश्चन नहीं हो सकता किसी ह्यूमन बीइंग के लिए। और self-knowing और self-transformation के जो टूल्स हैं वो तो हमारे पास है।
हमारे पास है मीनिंग ट्रेडिशन में है। सो जो ट्रेडिशन में जो टूल्स हैं, अगर हम उसको सही जगह पे ले जाएं थ्रू द वेदा इंस्टीट्यूट और समथिंग, so it's a very scalable idea, and in a cultural sense you can quickly establish a Hindu Rashtra. Whether it gives you political benefits or not, that's a different issue, but from a long term cultural and spiritual point of view, it's the right thing to do. अगर हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो कौन से एक्शन पॉइंट्स होने चाहिए? मैं इसमें 7 पॉइंट्स देखता हूं। पहला है ग्लोबल डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म टू एंड प्लुरलिज्म। सेकंड, Hindu Holocaust. Third, or rather you can say Hindu Holocaust is the first, and second is secularism and pluralism. Third is, once the two are done, a change in the constitution of India. Fourth is creation of a global freedom group which can bring together people who believe in pluralism in a transnational way and bring force upon their own governments not to bow down to any form of secularism. Fifth is militarization. We must have a militarization and a sense of history instructed, educated into the society. A compulsory military training. Sixth is the secular articulation of what we need to do different from where we are. And that means articulation on economics, on education, on holistic health, and so on. And last is sustainable public debating of all this model to build in sustainability. So ये मेरा मानना है कि इन सातों पे अगर हम काम करते हैं एक्शन पॉइंट्स के हिसाब से, तो we can quickly move to something which we believe is in the interest of everyone in the world. Because the basic line that I see is this, that spirituality is the ideal, but 90% of humanity is not ready for pure spirituality. Until that happens, some form of religion will have to be there. Some form of, let me use our word, dharma has to be there. And for that purpose, Hinduism seems to be the best bet that humanity has. It has been an educational journey to go deeper into the vision of Hindu Rashtra. Thank you so much. Namaste. Namaste.